औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कुछ अरसे से कुछ मामलात हैं, किसी की इज्जत उछालना और किसी की इज्जत पे कदगन लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से एक बात वाज़े दिख गई है कि एक मशहूर यूट्यूबर साहब का कॉल है कि पाकिस्तान में कुछ भी दिखाया जा सकता है। पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्लिप्स गर्दिश कर रही हैं कि किसी शख्स ने जो है वो फैल्कन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दूसरे शख्स को जो है वो चाकू मार दिया, वो लहूलुहान हो गया और एक वबाल खड़ा कर रखा है। लेकिन मैं एक बात वाज़े कहना चाहता हूं, तस्वीर का दोनों रुख देखना सहाफियों की और खासकर ये जो ब्लॉगर्स आजकल जो है वो काफी सरगर्म है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं तमाम ब्लॉगर्स की, समाजी रहनुमाओं की। उन तमाम लोगों की बुनियादी हकीकी जिम्मेदारी है जनाबे वाला कि वो तस्वीर के दोनों रुख को देखने के बाद कोई राय कायम करें। खुदा के लिए सोशल मीडिया को अदालत जितना मोतबर ना बनाएं कि सोशल मीडिया पर जो खबर आ गई है वो ही ऑथेंटिक है, वो ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। कुछ हकायक आज मैं भी उसी हवाले से बताने जा रहा हूं। क्या हुई तमाम तर सूरत हाल, तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। तो ये फुटेज आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं मेरी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। ये वो फुटेज है जिसमें वाज़े तौर पर कुछ हकायक खुलकर सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन मुलव्विस पाया गया, किसने पहल की और किस चीज की हरकत के ऊपर और कौन सी हरकत के ऊपर रिएक्शन सामने आया। मैं ये नहीं कहता कि अदालत बरी कर दे या अदालत जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को एक तरफा तौर पे देखना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। अदालत हकायक देखेगी और अदालत हकायक पर मबनी फैसला देगी। इस टॉपिक को आज लाने का मकसद यही था कि जितने सोशल मीडियाई तज्जियाकार और जितने सोशल मीडियाई जज साहिबान आजकल बने बैठे हुए हैं, खुदारा आंखें खोलिए, हकायक को जानिए और हकायक को जानने के बाद कोई राय कायम कीजिए। इस तमाम तर सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज एक बंदे को किया गया, उस बंदे का नाम है इब्राहिम दुर्रानी, जिसकी फुटेजेस मुसलसल दिखती रही कि उसने चाकू मारा है और उसने जी बदतमीजी की है, उसने गाड़ी को कुछ किया है। ये मामला चलते रहे, दिखते रहे और इस पर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मुत्तादिद समाजी रहनुमाओं की जानिब से यह बात की गई कि वो मुजरिम है, वो कल्प्रिट है। उन्होंने सही मानों में फैसला सुना दिया कि आया वो बंदा मुजरिम है। अदालत उसका मौकिफ सुनेगी। मैं चाहता हूं अवाम भी सुने कि उस बंदे का मौकिफ है क्या। इब्राहिम दुर्रानी साहब इस वक्त टेलीफोन कॉल पर मेरे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम दुर्रानी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरा सर क्लियर कर दें, ये मामला कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल गर्दिश कर रहा है और जो चीजें आपके हवाले से एक तासुर गया है सोशल मीडिया पर वो ये है कि आपके वाले साहब एक बड़े आदमी हैं और आप खुद को कराची का डॉन समझते हैं। क्या कहेंगे सर? शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने मुझे वक्त दिया। सर बात ये सरासर जो ये परसेप्शन बना लिया है कुछ दिन की सोशल मीडिया की वन साइडेड फुटेज की वजह से, ये सरासर गलत है। सर मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, ग्रेजुएशन की है, एक मल्टीनेशनल में 10 साल काम किए और अब अपना बिजनेस करता हूँ। मैं कोई किसी भी जाति में इंगेज या मेरा पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है और ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात सर इंसिडेंट की, इंसिडेंट भी जो सोशल मीडिया पे पहले कुछ दिन और कुछ टीवी चैनल्स ने चलाया था विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन, वो ये था कि जी मैंने इनको अटैक किया, इनके घर पे गया हूँ, इनको अटैक किया है, ये मेरे हमसाए हैं और मेरे साथ वाले घर में रहते हैं और ये इस तरह का मौके पेश किया है और कोई पार्किंग इशू था। एवरीथिंग इज 100% लाई एंड अ डिसेप्शन सर। द एक्चुअल स्टोरी इज कि जी 10:30 बजे 16 की रात को मैं अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर हुआ, अपने घर जा रहा था। उधर मेरी एक सिल्वर कलर की वीजल में, जो नवीद मलिक साहब की वीजल है, उसके साथ एक एक्सीडेंट होने वाला था। वो एक्सीडेंट नहीं हुआ और हम लोगों ने एक दूसरे से कुछ तख्त खिलाफी की और वो बात उधर खत्म हो गई। ना हम गाड़ी से बाहर निकले, ना कोई और चीज हुई। ये दूसरी तीसरी गली के मेन रोड पे हुआ है। इसकी सीसीटीवी फुटेज आराम से कॉम्प्लेक्स वाले आपको दे सकते हैं या दुनिया को दिखा सकते हैं। मैं अपने घर के अंदर घर जाने के लिए प्रोसीड किया। मैं 8वीं गली के अंदर 120 नंबर घर में रहता हूँ।
ठीक है। उधर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और मैं घर के अंदर जाने लगा तो ये सिल्वर वीजल मेरे घर की एंट्रेंस पे आके इसने गाड़ी पार्क कर दी और इनमें से 2 शख्स बाहर निकले, एक थे रिजवान मौजम साहब और एक थे नवीद मलिक साहब। जब वो बाहर निकले उन्होंने बहुत ही गंदी और गलीज और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़ के मुझे साइड पे ले गए, उधर मुझे थ्रेटन करने लग गए कि तुम जी गाड़ी नहीं चलानी आती, तुम बदमाश हो, हम बताते हैं आपको कौन में बदमाश है और ये होते। इसी गर्मा गर्मी में सर एक और गाड़ी आ गई व्हाइट कलर की, उसमें से 4 लोग बाहर निकले और उन्होंने भी बदतमीजी करना शुरू कर दी मुझसे। सही। इस बदतमीजी के दौरान आपके पास एक वीडियो होगी सर, उसमें मैं अपने आप को बहुत थ्रेटेंड फील कर रहा था। मेरे घर में मेरी फैमिली है, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहा था कि ये कौन सा तरीका है कि किसी के घर पे आके उसको घर के अंदर भी एंटर नहीं होने दे रहे और एटलीस्ट 6 बंदे गैंग अप कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इब्राहिम साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में आप अकेले थे? जी जी, अब मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तो उसके बाद नवीद मलिक साहब ने ये क्लियर वीडियो में, इनकी अपनी वीडियो में शो हो रहा है कि मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे पुश किया। तो पहला फिजिकल कांटेक्ट इन्होंने मेरे साथ इंगेज किया। सही। इस पॉइंट पे मेरे सवाए मेरे पास कोई और चारा नहीं था अपनी सेल्फ डिफेंस के अलावा, और अपनी सेल्फ डिफेंस के अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था। मेरी लाइफ एट स्टेक थी। अगर 6 बंदे आपके ऊपर गैंग अप कर रहे हैं, कोई छोटी उम्र के भी नहीं थे, 35-40 साल के ये लोग हैं जी जी, तो ये मैं बड़ा ज्यादा थ्रेटनिंग फील कर रहा था। दूसरी बात सर, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस ऑन एयर हुई हैं वो क्लियर एक वन साइडेड वीडियोस हैं, जो इन लोगों के पास इतना टाइम और इतने लोग थे कि इनके लोग वीडियो भी बना रहे हैं। अगर कोई न्यूट्रल बंदा उधर वीडियो बना रहा होता सर तो वो सारी पिक्चर को कैप्चर करता, वो एक बंदे पे फोकस नहीं करता। दूसरी बात, उस वीडियो में जब मैं बात कर रहा हूं तो वो वॉल्यूम आ रही है, जब वो बात कुछ कर रहे हैं तो वॉल्यूम जा रही है उसमें से। तो एक बहुत ही एडिटेड एक वीडियो वन साइडेड निकली थी। इस पूरी जब मैंने सर अपनी सेल्फ डिफेंस की, अपने आप को डिफेंड किया फिजिकल असॉल्ट से, उसके बाद आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो सर इतनी शर्मिंदगी की बात है कि इतनी प्ले एक्टिंग हो रही थी वहां पे कि मेरे सामने इनके एक बेटे आए, उन्होंने पहले अपनी टी शर्ट उतारी, फिर इनके वालिद साहब जो उनके हैं रिजवान मौजम साहब, उनके कान में उनको कहते हैं मेरे सामने जी आप लेट जाएं जमीन पे। वो कामली अपने आप को एक प्लेस कर रहे हैं जमीन के अंदर। कोई बंदा अगर सर फेंट होता है तो वो एकदम से गिर जाता है जमीन पे। फिर सर 15 मिनट के लिए इनके वालिद साहब अंदर इनके अपने बेटे की वीडियो बना रहे हैं चोट की उनकी। सर मेरी भी औलाद है, मेरी औलाद को कुछ चोट भी लग जाए तो मैं उस पर सर अपना मोबाइल कैमरा या दुनिया के बारे में नहीं सोचूंगा, उसको मेडिकल अटेंशन दिलाऊंगा। इस पूरे सीन के बाद फिर भी उन्होंने उनको मेडिकल अटेंशन नहीं दिलाई। इनके घर की औरतें 3-4-6-7 लड़के गेट को, यह तीसरी वीडियो है सर, गेट को ब्रेक इन करके लाते मार के तोड़ के मेरे घर के अंदर आके मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। कुर्सियां, गमले, सब चीजों के साथ मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। इस पूरी चीज के बाद मैंने 15 को कॉल की। उसी वक्त मेरी कॉल पूरी रिकॉर्डेड है उनके पास, उनकी डायरी शीट में रजिस्ट्री है। दुरानी साहब ये भी मुझे जरा क्लियर कर देना सर, आपका इससे पहले इनके साथ कोई मसला ऐसा रह चुका है कि इस हद तक इन्होंने मामले को बढ़ा दिया? वो बहुत अच्छी बात की सर आपने। मैं इनको नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये डिजाइनर हैं या नहीं है, मलिक नवीद साहब कौन है, वो फ्लावर मिल के ओनर हैं या नहीं, ये सब बातें मुझे अब पता चली हैं जी। सबसे बड़ी बात कर, सबसे बड़ा झूठ जो चल रहा है पार्किंग स्पॉट के ऊपर ये हुआ है। रिजवान मौजम साहब मेरे से 10 घर दूर रहते हैं। इनके घर का नंबर है 112, मेरे घर का नंबर है 120। ये ऑपोजिट साइड पे 10 घर दूर रहते हैं मुझसे। मलिक नवीद साहब who is basically the assaulter, who is the initiator of the assaulting, lives on street number 1, which is 1 kilometer away from my house. सही। ये सारे फैक्ट सर पुलिस और बाकी सब अदारों को देखने चाहिए कोई कमेंट करने से पहले। सर दिस इज अ वेरी बिग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आवर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की। इतनी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है।
मुझे अपने बेसिक ह्यूमन राइट चाहिए कि मेरी एफआईआर जो मेरी बनती है कटने की, वो मेरी आज कोई नहीं काट रहा। क्यों सर? क्योंकि मुझे इन्होंने वो शार्प ईंट नहीं होती सर, तैयारी में लगी होती, उससे इन्होंने मुझे अटैक किया, मेरी पूरी फिंगर डिसलोकेट हो गई है। उसकी सर्जरी में सर एक और न्यूज चल रही है कि मैं फरार था। सर मेरा साउथ सिटी में सर्जरी चल रही है, ये पीछे से एफआईआर कट रही है। मेरी एमएलओ सबसे पहले कटी है, मेरी 15 की सबसे पहले कॉल गई है, उसको कोई मद्देनजर नहीं रख रहा। अगले दिन सुबह इनके वर्स्ट अफेक्टेड जो बंदे थे इनके, वो सुबह अपना नाश्ता उन्होंने अपने घर पे किया है। वो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है कि जी उनकी डेथ हो गई है। ये कौन सा इंसाफ है सर? तो आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो दोनों साहिबान जिंदा हैं जिनकी डेथ न्यूज चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर? सर वो अगले दिन, जिस रात को ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन ये सुबह अपने घर पे थे। वो आप आगा खान की रिपोर्ट्स निकालें। चलें ठीक है इब्राहिम भाई, बिल्कुल आपका जो है वो मौकिफ सामने आ गया। दुरानी साहब, आखिर में मैं चाहूंगा कोई मुतालिबा करना चाहेंगे आला हुकाम से? अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो मैं चाहूंगा कि आप कोई मुतालिबा करेंगे। आपको इस वक्त किस किस्म का इंसाफ चाहिए? सर ये मेरे वालिद साहब, मेरे नाना दादा भी आर्मी में थे, मेरे वालिद साहब भी आर्मी थे। हमने आज तक कोई अनड्यू फेवर किसी से नहीं ली। इस मौके पे हमें उल्टा प्रेशर दिया जा रहा है कुछ इंस्टीट्यूशन से, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर बैकग्राउंड। और वो उनको भी 20 साल हो गए रिटायर हुए। 80 ईयर ओल्ड वो आदमी है, उनको नामजद किया इन्होंने एफआईआर में। आप मुझे फुटेज में बताएं किधर 80 साल के बंदे उधर आपको नजर आ रहे हैं उस फुटेज के अंदर? तो इतनी मैलिफाइड इंटेंशन है इनकी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आपने आज नहीं रोका सर, ये मीडिया का गलत इस्तेमाल करके जी बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम दुरानी साहब। मैं बिल्कुल सही मानों में हुकाम बाला से मुतालबा करता हूं। मैं अब भी एक वन साइडेड डिबेट की बात नहीं कर रहा, या मैं वन साइडेड स्टोरी की बात नहीं करूंगा। मैं यही बात करूंगा कि जो मुजरिम है या जिसने अगर कोई साजिश रची है उसको कठघरे में लाया जाए, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अगर किसी ने कुछ किया है और अगर कोई बेकसूर है तो 100% उसका बरी होना बनता है। उसको इस किस्म के किसी प्रोपेगेंडे में ना फंसना चाहिए और ना किसी के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो किसी को किसी प्रोपेगेंडे में फंसाने की जुर्रत करे। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ पीडीएम के हवाले से बात करेंगे। इख्तलाफात हद से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमएनए हैं मुस्लिम लीग नून के खीलदास कोहिस्तानी साहब, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है। उनका जो फेसबुक का स्टेटस आज सामने आया है, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को कह दिया कि वो सिलेक्टेड और डैडी के कहने के ऊपर ऑपोजिशन लीडर बन गए हैं सेनेट के अंदर। इस पर बात होगी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पीडीएम के कुछ मामलात अब खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि जो अंदरूनी कहानियां पीडीएम के इजलास से खुलकर सामने आ रही हैं उसमें यही बात अब है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें कुछ अरसे में जुदा होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अंदर यानी इजलास के अंदर बैठकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पे, और कहा गया कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। जब यह फैसला हो चुका था कि सेनेट का ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता होगा, तो फिर किस बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट बना दिया गया है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नदीम बाकी मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नदीम भाई, क्या लगता है सर, राहें जुदा हो गई, पीडीएम का खेल तमाशा खत्म हो गया? देखिए, असल बात तो ये है कि पीडीएम हो या हुकूमत हो, सब एक मकसद अपने, जैसे अपने मकसद के लिए नज़र आता है कि अपनी मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अवाम के जो मसले मसाइल हैं, जो कि महंगाई है, जो कि लोगों की परेशानियां हैं, बिजली महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है, आवाम के पास नौकरियां नहीं है, परेशानियां, इसके ऊपर अगर एजेंडा लेके चलते तो अगर वो जुदा जुदा भी होते तो आवाम उनके साथ होती जी। पर यहाँ पे क्या हुआ कि अवाम ये समझ रहे थे कि ये सब इकट्ठा हो के अवाम की बेहतरी के लिए कोई बातें करेंगे, और ये जितना भी लॉन्ग मार्च होगा या कुछ होगा वो इस सिलसिले में होगा कि आगे आने वाले दिनों में चीज़ें तब्दील नज़र आएगी। बेशक ये प्रेशर टेक्निक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी भी लॉन्ग मार्चों से या धरनों से हुकूमतें नहीं गिरती, मगर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है जिससे ये हुकूमत जो है बहुत सी चीज़ें मजबूरन या प्रेशर में आके वो सोचते हैं कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं और कहाँ हम सही जा रहे हैं। तो वो प्रेशर बहुत अच्छा होता है। ऑपोजिशन भी इसीलिए कहते हैं कि
स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होनी चाहिए, ताकि जहां हुकूमत गलती कर रही हो तो ऑपोजिशन उसके ऊपर तनकीद करे और उसे दुरुस्त राह में लेके आए। मगर यहां देखा गया कि मुख्तलिफ इन्होंने जितनी भी टोलियां मैं कहूंगा थी, एक एक अपने अपने मफाद को लेके चली, और अब वो बात हो गई है कि डिवाइड एंड रूल। हुकूमत ने बड़ा इसका अच्छा फायदा भी उठा रही है, क्योंकि ये जब आपस में लड़ बैठेंगे तो ये बहुत कमजोर हो जाएंगे। सही। और फिर क्या होगा कि इनकी जो तहरीक चलाने वाले थे वो खत्म हो जाएगी, और बल्कि जैसा कि आपने कहा खत्म होते हुए नजर आ गई है। सही। लेकिन नदीम भाई, एक बात यहां पर समझ से बालातर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफों के लिए राजी नहीं है, मुस्लिम लीग नून वाले और जेयूआई वाले कहते हैं कि जी इस्तीफों के बगैर प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता। क्या लगता है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ दुरुस्त है कि वो सिंध हुकूमत की कुर्बानी क्यों दे जब वो वहां से इलेक्ट होकर आए हैं? देखिए, बात क्या होता है कि हर शख्स अपना कार्ड जो है ना खेल रहा है। सही है। अगर हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो एक सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक है जी, उनके पास पावर है। अब वो उस पावर को छोड़ के सूबे की नुमाइंदगी, क्योंकि लोगों ने उनको मुंतखब किया, सही, वो इन सब चीजों को छोड़ के अगर आते हैं, तो अगर आप देखें कानूनी तौर पे, मैंने जैसे कि अर्ज किया कि धरनों से और लॉन्ग मार्च से और इस्तीफों से इतने आसानी से जो हुकूमतें हैं वो नहीं गिरती। अच्छा, एक प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अब वो इस लेवल पे तो नहीं चाह रहे थे कि भाई फौरी तौर पे, हाँ अगर एक तहरीक होती, जैसे कि मैंने अर्ज किया, तहरीक होती किस लिए? महंगाई के लिए, परेशानी, और लोगों की जितनी परेशानी है, लोग सड़कों पे आते हैं, ये लोगों को सड़कों पे लेके चलते हैं, फिर एक तहरीक बनती है, और फिर वो जब जोरों पे आती है उस टाइम पे आप कहते हैं कि ठीक है जी हम इस्तीफा दे रहे हैं। सही है। अब यहां तो तहरीक चली ही नहीं, लोग बाहर निकले ही नहीं है, और उन लोगों के जो इश्यूज है उसके ऊपर आपने हाईलाइट किया ही नहीं। तो यहां बहुत ही मैं समझता हूं कि कबलन वक्त इस्तीफे देना मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के लिए मुनासिब नहीं था। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम देखें मरियम नवाज साहिबा की, तो वो ये चाह रही है कि जल्द से जल्द चीजें हो, ठीक है, और इस जल्दबाजी के अंदर वो ये भूल रही है कि सियासत के अंदर वक्त लगता है, और सही वक्त पे सही वार होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होता कि आप जैसे जज्बाती स्पीच से या लोगों को सड़कों पे लाने से कोई तहरीक नहीं बनती। तहरीकें जब बनती हैं वो होती हैं कोई बहुत ही एक इश्यू हो, जैसे कि मुझे जब खतरा होता था, जब ये इससे पहले जितने भी जलसे होते थे, एक तज्जियाकार के तौर पे मैं ये खौफजदा हो जाता था कि कहीं कोई हादसा ना हो जी, कोई ऐसे शख्स की हलाकत ना हो जिसकी वजह से एक इशू बन जाए। ठीक है। एक तो वो ऐसे इश्यूज होते हैं, दूसरी जानिब ये होते हैं कि अगर ये गरीबों को जो मसले मसाइल हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो कि हुकूमत भी रियलाइज कर रही है और उन्हें भी पता है, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि आगे आने वाला वक्त और मुश्किल होगा, तो इस मुश्किलात का सामना अवाम कर रही है, मगर अब अवाम तंग आ चुकी है, क्योंकि कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद। ठीक है। तो यहाँ पे ये जितनी भी जमातें इकट्ठा हुई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखें सेनेट की तरफ भी अब आवाजें आ रही हैं कि जी यूसुफ रजा जिलानी साहब जो है वो अपोजिशन के, मतलब सेनेट के अंदर जो है वो लीडरशिप में आ रहे हैं, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि एक तरफा फैसला हुआ है पीडीएम के अंदर कि अगर चेयरमैन बनेंगे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब बनेंगे, मुश्तरका उम्मीदवार बनेंगे यूसुफ रजा गिलानी साहब बनेंगे, ऑपोजिशन लीडर बनेंगे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब बनेंगे? पीएमएलएन का यहाँ पे नुक्ता और उनका एतराज तो जायज है। देखिए, ये सब बातें उनको उस वक्त सोचना चाहिए था जब, देखिए ये सियासत है, ठीक है, सियासत में लोग बदलते हैं, ठीक है ना। लोगों को जब आपने देखा हुकूमत के लोग बदल जाते हैं सियासत के अंदर, जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं जी जी, तो यहां तो मिनटों में लोग बदलते हैं, यहां पे किसी की वो लॉयल्टी नहीं होती है। तो सियासत एक शतरंज की तरह होता है। ठीक है, ठीक है। जरदारी साहब बड़े जबरदस्त शतरंज के खिलाड़ी है, उनको पता है कौन सा मोहरा कब चलाना है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जो है पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, सही, वो पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि वो स्ट्रेट गेम्स खेलती हैं जी, और एक इमोशनल है। सबको जाहिर है, पता लग रहा है कि उसको वालिद साहब के बहुत ही करीब रही हैं, और उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, जो सियासत है और जज्बात है ये तो अलग अलग चीज है। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बताएं नदीम भाई, जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर मुस्लिम लीग नून की बात कर ली जाए, वो इदारों से महाजराई के लिए लगे हुए हैं। मौलाना साहब की बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी इक्तदार के बगैर वो तड़पते रहेंगे और इसलिए वो अब भी तड़प रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना दामन बचा के निकल गई है,
बचा क्या? देखिए, हकीकत तो यह है कि अगर आने वाले वक्तों में चीजें तब्दील नजर नहीं आई, अच्छा, तो फिर कोई ना कोई लीडरशिप पैदा होगा इस मुल्क में। अच्छा, चाहे वो आप पीपल्स सर पार्टी। कहाँ लीडर पैदा होते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी इंपोर्ट करके बना लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखें, हर चीज की एक हद होती है। तारीख अच्छा। उठा के देखने दुनिया भर के अंदर, ठीक है, जब अवाम के ऊपर जी। मसले मसाइलों का तूफान आता है और जब अवाम बेदार होती है, तो फिर उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब अवाम अभी तक सब्र कर रही है, अवाम अभी तक उम्मीद पर है कि ये हुकूमत कुछ तब्दीली लाएगी। देखिए, आप अगर पीटीआई के लोगों से ही पूछे, वो कहते हैं कि जी अभी तो सिर्फ 2.5 साल होने को आ रहे हैं, कुछ कहते हैं 3 साल होने को आ रहे हैं, कुछ सब्र करें। वो ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, उनके अपने मेंबरान कह रहे हैं सब्र करें। अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी हमें वक्त दें, हम कर रहे हैं कोशिश। तो अभी तक जो है लोगों का सब्र जो है ना अभी तक है। अच्छा, पर जिस दिन देखें ये चीजें बढ़ते चले जा रही है, अब आने वाले दिनों में बजट है। अच्छा, फिर आप लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि टाइम दे दें हुकूमत को, और वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमें टाइम दे दें, सर मजीद टाइम दे दिया तो चौधरी शुजात साहब वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हो सकती है कि आगे अगर मजीद 6 महीने यही हालात रहे तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राजी भी नहीं होगा पाकिस्तान का। ये वाकई में बहुत ही खौफनाक बात उन्होंने कही है। जी जी, और क्योंकि अगर हालात दिन ब दिन बदतर होते गए, सही, तो अब आप देखें कि आगे आने वाले वक्तों में चीजों को बेहतर करना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी, खास तौर पे आपने देखा होगा कई सालों से, हम 70 सालों से देखें, महंगाई को रोक नहीं सके। और अफसोस की बात, रोने का मकाम यह है कि उसके बावजूद हम महंगाई को करते चले जा रहे हैं। सही, ठीक है जी जी। अगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जी इस हुकूमत पहले जो थी, जो 10 रुपए की रोटी मिलती थी, नई हुकूमत आई 7 रुपए की रोटी हो गई, 10 से 12 हुए हैं, 12 से 14, 15 और इस तरह बढ़ते गया। अच्छा, वापसी जो आती है बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अगर आप बिजली की कीमतें देख लें, बहुत मुश्किल से ऊपर से वापस नीचे आ सकती है। अगर ये वाकई रिवर्सल आती है तो हम कहते हैं वो हीरो बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और वो जिसे कहते हैं उसको अनबीटेबल होता है। सही, कि अगर आपने देखा कि जी बिजली की कमी हो गई 40%, ऐसे वाकयात हुए हैं। कैसे? जैसे हम 14% शरई सूद दे रहे थे, जी जी, ठीक है, अचानक से कोविड-19 आता है, उसके बाद बेहतरीन फैसला किया जाता है कि जी हम 6% शरई सूद पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद तमाम इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही होती है। क्योंकि 14% से 6% पे आए, यह हुकूमती फैसला था। अब वक्त के साथ साथ दुनिया खुल रही है। अगर हम शरई सूद को और ऊपर लेके जाते हैं, फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। IMF का मुआहदा क्या है? जो चीजें हम अच्छाई की तरफ ले जा रही थी हमें, हम उसके बरक्स जा रहे हैं। इमरान खान साहब का सबसे बेहतरीन फैसला क्या था कोविड में? कि जी बिजली की कीमतों में कमी की जाए। सही है, ठीक है जी, शरई सूद को कम किया जाए। वो बेहतरीन फैसले थे जिसके नतायज दुनिया भर ने आ गए और उन लोगों ने कहा जी इनकी GDP इंप्रूव हो जाएगी। सही, ठीक है, यही इसी रिजर्व्स के साथ आपने देखा कि शरई सूद को नीचे लाया गया, जी जी, डॉलर की कीमत नीचे दी गई। सही, ठीक है, ये सब चीजें। मगर अब आने वाले दिनों में जी, जैसे कि IMF का मुआहदा हो चुका है और IMF ने ये शर्त रखी है कि आपने बजट के अंदर 30% बिजली की कीमतों में इजाफा। दूसरी, कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको खत्म कर दिया गया था, जो कि इंसेंटिव दिया गया था। अच्छा, तो ये सारी चीजें जब ये आएंगी, जी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत किस तरह से काम करे। चलें ठीक है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर IMF का वाकई यही मुआहिदा है कि 30% तक बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाए तो बेहतर है अवाम पे बम ही मार दिया जाए, क्योंकि अवाम तो वैसे ही महंगाई के बम तले पिस चुके हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। PDM के अंदर तल्ख जुमलों का तबादला शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है। मुस्लिम लीग नून से अली अकबर गुज्जर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अली अकबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, अंदरूने खाना जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, इजलासों के अंदर जो बातें हो रही हैं, उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो एक बार फिर सर महाजराई की सियासत PDM में शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी बमुकाबला PMLN, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। असल में आप बड़े बाखबर साफ़ी हैं पाकिस्तान के, और सियासत के ऊपर आपकी बड़ी नज़र रहती है हमेशा से।
लेकिन अभी वो ऐसी बात जो चल रही है, आपके बातें तो सारी बाहर आ चुकी हैं। अभी वो पता नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोगों को शायद अपोजिशन लीडर चाहिए था, तो वो हमें तो अजीब सा लग रहा है कि हमें की बात है कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर जरूरत थी तो वो मुस्लिम लीग नून भी तो उनके साथ ही थी। अगर उनको नागुज़ीर था कि उनको अपोजिशन लीडर चाहिए तो हम उनको हमायत करते। ये 2-4 सीट वोटें बाहर से नहीं लेते तो अच्छा होता कि हम दे देते उनको वोटें, लेकिन वो उन्होंने एज पर रूटीन शायद कि उनको जरूरत थी, वो चले गए वहां पे। चलो कोई बात नहीं, ये सियासत में तो ऐसा होता है कि वो अपने नजरिए पे, अपने एजेंडे पे पीपल्स पार्टी काम कर रही है। और पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी 9 जमातें जो है आज एक पेज पे खड़ी हुई हैं, और ये तहरीक जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी जरूर, इंशाल्लाह अपने मंजिल की तरफ से। लेकिन अली अकबर गुज्जर साहब, जो बातें इजलासों में हो रही हैं, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा दूं सर, बड़ा तल्ख रवैया इख्तियार किया जा रहा है, समझ से बालातर दिखाई दे रही हैं। और आज खीलदास कोहिस्तानी साहब आपके एमएनए हैं सर, मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज जो सही मानों में अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड और डैडी के कहने पर अगर कोई ऑपोजिशन लीडर बन गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो देखें, अभी इस पे तो कोई दो राय है नहीं है कि वो अगर वो गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलके उनकी वोटों से आके अगर कोई अपोजिशन लीडर बन गया तो फिर इसमें कोई बात नहीं है कि वो क्या कहे। ये लफ्जों का इस्तेमाल अगर इस तरह का किसी ने किया तो कोई उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। ये बात तो ठीक भी है कि अपोजिशन लीडर जो आए हैं वहां पे, तो अगर अपोजिशन के बंदों से ही आते तो अच्छी बात होती कि ना कि वो जो किसी के कहने पे वोट देते हैं, कहीं भी दे देते हैं तो वो देंगे वोट, तो फिर लोगों को शक तो होगी ना जी। पॉलिटिकल पार्टियां सब सियासत करती हैं और समझते हैं लोग कि वो कहाँ कौन किस चाल चल रहा है, कौन कौन सी चालें चल रहा है, लेकिन ये चीजें चलती हैं। लेकिन कौम तो देख रही है ना कि आज इस मुल्क की क्या हालत चल रही थी, महंगाई का जो दौरा था इस मुल्क की, आज जिस तरह से जो हालत हमारी कौम की, हमारे बच्चों की, हमारे सबका जो हालात चल रहे हैं, तो उसमें अगर कोई हिस्सेदार बनता है तो इसका मतलब यही होगा ना कि फिर इस सारी तबाही की जिम्मेदारी इनके साथ उनको भी शेयर करनी पड़ेगी, उनको भी हिस्सा अपना डालना पड़ेगा कि अगर ये चीजें जो हो रही थी तो वो उनको कंधा दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदरूनी खाना, तो फिर उनको थोड़ा सा लाजिम बात है कि कौम तो कहेगी ना कि कौन कौन लोग थे पसे पर्दा पसे आईना, कौन कौन थे जिन्होंने अपना काम मिलकर करते रहे। तो फिर ये लाजिम बात है, ऐसी बातें तो होगी और फिर सुननी भी पड़ेंगी आपको। लेकिन अली अकबर गुज्जर साहब, आप लोग चला रहे हैं एक पूरी तहरीक, पीडीएम एक पूरी तहरीक है बकौल आप लोगों के। तहरीक की बुनियाद सर आपस में भरोसे के ऊपर मबनी होती है। अब आप लोगों का मौकिफ ये है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी वालों पे भरोसा नहीं कर सकते। जब भरोसा नहीं रहा तो सर तहरीक के सही मानों में इमारत के नीचे से पिलर ही खिसका दिया आपने। अरे नहीं, देखिए ये बात ऐसी नहीं है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं था पीपल्स पार्टी पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री है, एक कुर्बानियों की दास्तान है। मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर हमने डिलीवर किया और अपनी कौम और मुल्क के लिए हमने सारी लड़ाई की है, और आइन और कानून की पासदारी के लिए और आवाम की हक के हुक्मरानी के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खड़े और आइंदा भी हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनका भी एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद का एक रोल है पाकिस्तान की तारीख में बड़ा, जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता, ना कोई भी नहीं पाकिस्तानी शहरी करेगा। उन्होंने जमहूरियत के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और कंप्रोमाइज नहीं किए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी जान दे दी और फांसी पर चढ़ गया, लेकिन वो माने नहीं वहां पे। तो आज लोगों को, कौम को सोचने में हक हासिल रखती है कि जिसका नजरिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा अवाम है, अगर उनकी वोटों के साथ इस तरह से होगा तो फिर लाजिम बात है, तो बातें तो होंगी नहीं। हमारे इत्मीनान था, हम इस पे इत्मीनान पे ही चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मिलकर हमने सारी तहरीक चलाई है दोनों पार्टियों ने, इसमें कोई शक वाली कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अब आगे जो चलिए, अब हो सकता है कि उन्होंने राहें जुदा करने के लिए उनको नजर आता होगा कि उन्होंने बेहतर गवर्नमेंट सिंध में चलानी है, आगे उन्होंने कुछ और उनके मामला होंगे, तो लाजिम तो उनका अपना एक एजेंडा है, अपनी सोच करें वो, उसमें हमको उस पर पाबंदी तो कोई नहीं लगा सकता, और ये तो अपनी राय है, अपनी सोच है। चले अली अकबर गुज्जर साहब, आखिर में मुझे बता दीजिएगा, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने दोनों लीडरान से रब्ता किया है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी, और दोनों को ये कहा है कि अपने बच्चों को समझाएं कि वो सियासत में बचपना ना करें। मियां साहब ने समझाया मरीम नवाज साहिबा को? नहीं, देखें, हम अल्लाह का शुक्र है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उनकी बेटी जो है बहादुर बेटी खड़ी हुई है, बड़ी बहादुरी के साथ पूरे कौम को अपने साथ लेके चल रही है और पार्टी को साथ लेके चल रही है।
और वो हम इंशाल्लाह कोशिश ऐसी है उन्होंने की है, किसी जगह पे भी कोई इस तरह का उन्होंने कोई ब्लंडर करने की नहीं किया, ना कोई ऐसी बातें हैं कि जो जिसपे को कहा जाए कि उन्होंने कोई ऐसी गलतियां की हैं। अल्लाह का शुक्र है वो बड़ी रिफाइन और बड़े सोच समझ के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ अब पूरी चीजों को देख रही हैं और हम पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर के साथ, अपने कायद के साथ खड़ा हुआ है और इस नजरिए के साथ हम इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी करेंगे, अवाम की हक के हुक्मरानी इंशाल्लाह बहाल करवाएंगे, अल्लाह ने चाहा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। PMLN से अली अकबर गुज्जर साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नदीम बाकी मौलवी साहब सर क्लियर कर दें, वो तो कह रहे हैं कि जी अगर इस तरह की हरकतें होंगी कि हुकूमती वोटों से ऑपोजिशन लीडर मुंतखब होकर आ जाएगा तो बातें तो होंगी, लोग डैडी भी बोलेंगे और सिलेक्टेड का रखवाला भी बोलेंगे। देखिए बात वही है कि ये बातें किस तरह से डेवलप होती है, ये बातें क्यों होती है जी, और ये सबसे ज्यादा इसका फायदा कौन उठा रहा है? हुकूमत उठा रही है। ठीक है, मौलाना फजल रहमान बहुत ही अक्लमंद आदमी है। आप अगर अच्छा ये आप वाहिद आदमी है जिन्होंने ये बात की है वैसे मेरे सामने। मैं आपको इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आपने देखा होगा कई हुकूमतें आई, जब हुकूमतों के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे तो ये मौलाना वो शख्स थे हमेशा से जो कि बीच में जिसे कहते हैं कि एक कनेक्शन, एक चेन बन जाते थे। ये आप तारीख उठा के देख लीजिए मौलाना की, जब भी मौलाना साहब ने एंट्री दी है किसी भी हुकूमत में और अपने जैसे कहते हैं मफाद में कह दें या अपनी लीडरशिप को चमकाया है, वो उसी मौकों पे चमकाया है जब प्रॉब्लम्स आती रही है। ठीक है, यहाँ पे मौलाना साहब मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा गेम खेल सकते हैं कि वापस से पैचअप अगर करवा देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ करवाने में कामयाब भी हो जाएंगे क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस्ड है जी वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, हालांकि देखें बीच में उन्होंने खुद ने भी बहुत फील किया, वो खुद भी कॉर्नर हुए मगर उन्होंने बर्दाश्त की। उसके बाद सियासी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और बाकी सबको इकट्ठा करना शुरू किया। हालांकि अब आने वाले वक्तों में बड़े मुश्किलात वो देखेंगे क्योंकि ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त दो बड़ी पार्टीज में रिफ्ट नजर आ रही है। ठीक है, वो है पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जी। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सिंध पूरा इस वक्त पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स से भरा हुआ है। सही। और अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें तो पंजाब और सिंध दो बड़े सूबे हैं। अगर इनमें डिवाइड हो जाते हैं तो फिर इनकी जो तहरीक है वो कमजोर पड़ जाएगी। फिर मौलाना साहब जो है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये दो लोग ऐसे रह जाते हैं जो कि स्ट्रीट पावर दिखा सकेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ पंजाब में। अच्छा, तो नदीम बाकी साहब आखिर में ये भी बता दें सर कि हुकूमत के घर जाने की कोई चांसेस पहले थे या अब हैं या आगे आने वाले वक्तों में हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकेगा, मैं आज आपको बता दूं, अगर हुकूमत ने आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई कम नहीं की जी, तो फिर आज आप देख लें कि जैसे मुत्तहदा है जी, अभी से वो इंडिकेटर्स उनके आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले उनके बयान आए थे, बिल्कुल आए कि हम सोचेंगे। बिल्कुल। दूसरी जानिब आज जमाते इस्लामी जो है सड़कों पे आ रही है महंगाई के खिलाफ जी। तो ये सब चीजों को यहाँ पे रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि मौजूदा पोजीशन में अपने आप की इस्लाह करें, सही, और मईशत को बेहतर लाए और खास तौर पे ऐसे इकदाम करें जी जिससे आवाम खुश हो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। नदीम बाकी मौलवी साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद थे। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। दोनों जमातें ये बात कह रही हैं कि जी कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जी इस इत्तेहाद को तोड़ दे, लेकिन फिर भी जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं उससे यही लगता है कि PDM में अब वो जान नहीं रही। खोखले नारे हैं, खोखले दावे हैं और शायद खोखला इत्तेहाद है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।